हेलो प्यारे बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल SPS केमिस्ट्री में। देखिए, इसके पहले जो हमने आपको लेक्चर दिया था वो स्पेशली किसके ऊपर था, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा आपका था इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन। आज हमारा जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि इसके पहले आपने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और अब आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। पहला आपका डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करता है और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो उसमें स्पेशली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड और कैथोड दोनों अलग अलग कंटेनर में होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड और कैथोड दोनों एक ही सेल पे यानी एक ही कंटेनर में होते हैं, यानी एक ही पात्र में होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन जिस मेटल पे यानी कि जिस सरफेस यानी जिस मेटल के सरफेस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं एनोड, और जिस मेटल के सरफेस पे रिडक्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं कैथोड। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो मेटल इलेक्ट्रिसिटी के यानी कि जो मेटल सेल के पॉजिटिव पोल से कंबाइंड होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो सेल के नेगेटिव पोल से कंबाइंड होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। नेक्स्ट आपका यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट बेस की रिक्वायरमेंट होती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सॉल्ट बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे में आपका लेक्लांसियस सेल है, डेनियल सेल है, लेड स्टोरेज सेल है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला जो सेल होता है उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। अब यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर पॉजिटिव और निगेटिव आयन है उस पॉजिटिव और निगेटिव आयन को सेपरेट कर देना, अलग कर देना। ठीक है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में यानी किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन को हम क्या कर दें, अलग कर दें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस भी एक टाइप का यानी इलेक्ट्रोलिसिस भी रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिल्कुल नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अगर आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया है तो ऐसे कंडीशन में जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन है किसी भी सॉल्यूशन में, जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन यानी इलेक्ट्रोलाइट्स किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन है वो उस सॉल्यूशन में रहेंगे। उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक कि आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी न दें। जब आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन है वो एनोड और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी बाय द रिडॉक्स प्रोसेस, बस दिस रिडॉक्स प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बात हमारी समझ गए आपको। इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू chemical energy by the redox process, but this redox process is the non-spontaneous, so this is known as electrolysis. Next आपका है electrolytic cell. Electrolytic cell क्या है? Means any cell in which electric energy change into chemical energy, that cell is known as electrolytic cell. यानी ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है रिडॉक्स प्रोसेस के थ्रू, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो
इलेक्ट्रोलिसिस, और साथ में हम पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक डिवाइस है। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, एक डिवाइस है। मतलब ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराया जाए उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने आपको इसके पहले बताया है कि जो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, क्योंकि डिस्टिल वाटर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं होते। लेकिन अगर हम उसी में क्या मिक्स कर दें, थोड़ा सा एसिड यानी सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड या सम सॉल्ट मिला दें, तो होता क्या है कि उसमें आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन होने के बाद जब हम उसी सोल्यूशन यानी वो जो आपका डिस्टिल वाटर है जिसमें हमने कुछ ड्रॉप एसिड मिलाया है, उसी सोल्यूशन में हम जब एनोड और कैथोड डिप करते हैं यानी कि डुबाते हैं और बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो बाहर से भी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे आप देखिए, यानी यहां पे हो गया आपका नंबर 1 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको मैंने बताया कि वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जब हम इसमें कुछ ड्रॉप एसिड का या फिर कुछ सॉल्ट मिक्स कर देते हैं तो इसका आयनाइजेशन होता है। तो आयनाइजेशन होता है तो आपका क्या होगा कि आयंस कन्वर्ट होंगे, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होंगे। अब ये जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है तो आपका एनोड यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है वो स्पेशली होता है पॉजिटिव, और जो कैथोड होता है वो स्पेशली होता है नेगेटिव। अब जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का करा रहे हैं तो H2O चेंज इनटू 2H प्लस 1/2O2 प्लस 2E माइनस। आप देख पा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया। आपको पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस की कैपेसिटी मतलब ऑक्सीडेशन। तो जब हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो एनोड पे कौन जा रहा है, ऑक्सीजन गैस जा रहा है। अभी कैथोड पे कौन जाएगा, 2H प्लस 2E माइनस कन्वर्ट इनटू H2 गैस। मतलब जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर हम करा रहे हैं और हमने एनोड भी कॉपर का ले रखा है और कैथोड भी कॉपर का ले रखा है, तो मान लीजिए कि ये आपका एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर दिया। जब हमने इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा तो ऐसे कंडीशन में हमने ले लिया है एनोड का, यानी कॉपर जो है वो एनोड भी है, यहां आप लिख सकते हैं इम्प्योर कॉपर एज ए एनोड एंड 100% कॉपर यानी कि 100% प्योर कॉपर एज ए कैथोड, ठीक। अब उसके बाद में हमने क्या किया है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया है। बाहर से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया है तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया आपका निगेटिव। अंदर क्या है, सोल्यूशन अंदर है Cu++ एंड SO4-। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको पता है कि एनोड किसका बना हुआ है, कॉपर का। अगर एनोड कॉपर का बना है तो यहां हो जाएगा आपका एनोड Cu सॉलिड चेंज हो जाएगा आपका Cu++ 2E-, ये किसमें आ गया आपका एक्वस में। यानी स्लोली जो आपका एनोड है, एनोड का जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्लोली कहां पे आ जाएगा, धीरे धीरे वो सोल्यूशन में आता जाएगा। अब सोल्यूशन में Cu+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। फिर कॉपर जो है यहां पर हमने ले लिया है कैथोड, तो कैथोड माइनस हुआ तो जो एक्वस सोल्यूशन में यानी कि सोल्यूशन में जो कॉपर है वो कैथोड पे गया और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बदल गया Cu सॉलिड। अब क्वेश्चन यहां पर है कि जितना भी कॉपर एनोड का था वो ऑक्सीडेशन के बाद सोल्यूशन में, और सोल्यूशन का जो कॉपर था वो रिडक्शन करके कैथोड पे जमा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो कॉपर था इम्प्योरिटीज वो एनोड पे रह जाएगा, जो कॉपर है वो ऑक्सीडेशन के बाद कैथोड पे जमा हो गया। इसका सीधा सा मतलब है
कि यहां पर एनोड मड मिलेगा, तो यहां पे क्या हो रहा है कि एनोड का ही ऑक्सीडेशन यानी सॉरी कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कराते हैं तो कोई एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस कराने का यूज क्या है यानी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम यहां पे आपको बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी इलेक्ट्रोलिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आप यहां देख रहे हैं कि इम्प्योर कॉपर को हमने 100% प्योर कॉपर में चेंज कर दिया बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहला पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू यानी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हम किसी भी मेटल का रिफाइनिंग कर सकते हैं, यानी किसी भी मेटल का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। यानी पहला इंपॉर्टेंस ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस का हम यूज करके हम किसी भी मेटल्स का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सपोज दैट बहुत सारे एक्टिव मेटल होते हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब ऐसे मेटल होते हैं जिनको हम डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते, यानी मेटलर्जी के माध्यम से हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसलिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे जो एक्टिव मेटल हैं, उन एक्टिव मेटल को कैथोड और एनोड पे प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं। यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से वेरी रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी दूसरा आपका हो गया कि वेरी रिएक्टिव मेटल को हमको अगर फाइंड करना है किसी भी उनके सॉल्ट सॉल्यूशंस या मोल्टेन कंडीशन में से, उनके मोल्टेन कंडीशन में से, यानी वेरी रिएक्टिव मेटल के मोल्टेन कंडीशन में से उस मेटल को फाइंड करना है, तो भी हमको क्या करना होता है? इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है। मतलब पहला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंस हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल यानी रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? वेरी रिएक्टिव मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरा पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंस है कि कुछ जैसे आप इलेक्ट्रोलिसिस, अभी आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया वाटर का, तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं वाटर का। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करना है तो आप स्पेशली इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं। यानी कि क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे जो केमिकल हैं, अगर उसको हमको बनाना है तो हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस फाइंड कर सकते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू कुछ कंपाउंड फाइंड करते हैं, जिसमें से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कुछ केमिकल। अगला जो लास्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो इंपॉर्टेंस लास्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब हम किसी भी मेटल पे किसी भी मेटल का डिपोजिशन कराने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में जिस भी मेटल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है उस मेटल को आपको कैथोड लेना है, और जिस मेटल का कराना होता है उसे को हम एनोड बनाते हैं। जैसे आजकल क्या है, मार्केट में बहुत सारे आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट आ रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ रही है। तो वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसमें आपको अब बताते हैं रोल्ड गोल्ड, तो भी रोल्ड गोल्ड का क्या मतलब है? मतलब वो कंप्लीटली गोल्ड नहीं है, वो किसी न किसी मेटल का है, लेकिन वो मेटल के सरफेस पे हमने प्लेटिंग कराया, किसका? गोल्ड का प्लेटिंग कराया। कुछ मेटल के सरफेस पे हमने सिल्वर का प्लेटिंग कराया। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के थ्रू हम अपने मेटल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोहे के सरफेस पे यानी आयरन के सरफेस पे सिल्वर की लेयरिंग करके हम ये बता सकते हैं कि ये सिल्वर का है, लेकिन एक्चुअल वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से कराया गया है, वो एक्चुअल में वो सिल्वर नहीं है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में भी हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट थे इलेक्ट्रोलिसिस का। अब जो मेन पॉइंट आने वाला इस टॉपिक का वो है फैराडे लॉ। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो दे रहे हैं, और एनोड और कैथोड पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। यानी कि बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑन द सरफेस ऑफ एनोड एंड कैथोड। तो क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा।
ठीक है। और वो प्रोडक्ट किन बातों पे डिपेंड करेगा, उसका मास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसका रिलेशन क्या होगा, क्या संबंध रखता है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसने दिया, फैराडे ने। उन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड और कैथोड पर हमें प्रोडक्ट का अमाउंट मिलता है, यानी हमको प्रोडक्ट मिलते हैं। अब उस प्रोडक्ट का वजन क्या है, उस प्रोडक्ट का जो वेट है क्या है उसका, और साथ में उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज किया है उसके साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि आपको पता है कि अगर करंट हम यूज करेंगे, अगर हम करंट यूज यानी चार्ज हम करंट यूज करेंगे तो ही हमको प्रोडक्ट मिलेंगे, अगर हम चार्ज यूज नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। तो माइकल फैराडे ने प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, उसका अमाउंट क्या होगा एनोड और कैथोड पर, और उसका चार्ज के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में उन्होंने 2 लॉ दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये टॉपिक आ सकता है। इसलिए पहले हम फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस बाय द रिडॉक्स प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द चार्ज विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी कि the product obtained on the surface of electrode is directly proportional to the charge which are used in electrolytic cell। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एनोड और कैथोड पे यानी इलेक्ट्रोड पे जो प्रोडक्ट प्राप्त होने का जो अमाउंट है, द क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है एनोड और कैथोड पर, वो और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो हमने करंट फ्लो किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लीजिए कि प्रोडक्ट को हम ले लिया है W, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज विच आर यूज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया आपका W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। इसके साथ साथ आपको पता है Q इज इक्वल टू होता है IT, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। तो इस तरह आप ये फार्मूला और साथ में ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब W इज इक्वल टू ZIT। अब हम सेकंड बात कर रहे हैं कि सेकंड लॉ क्या है, यानी फैराडे का सेकंड लॉ क्या है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, व्हेन 2 आर मोर देन 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हेन 2 आर मोर देन 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स combine in a series form and the same amount of electric charge are flow inside the electrolytic cell, the product obtained on the surface of electrode is directly proportional to the equivalent weight of electrolytes। मतलब 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने एक दूसरे के साथ सीरीज फॉर्म में जोड़ दिया है, और आपको पता है जब हम सीरीज फॉर्म में जोड़ते हैं तो इक्वल अमाउंट में चार्ज यानी समान यानी सेम अमाउंट में चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ्लो करेगा। जब सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्लो करेगा तो एनोड और कैथोड पे कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अब वो जो एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट मिल रहा है उसका जो भी कुछ वैल्यू होगा वो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और उनको हमने सीरीज फॉर्म में कंबाइन कर दिया है, तो एनोड और कैथोड पे जो प्राप्त होने वाला है प्रोडक्ट की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे मान लीजिए कि सेकेंड लॉ में अगर हम कुछ फिगर बनाए, मान लीजिए आपका हो गया है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल B, फिर उसके बाद में हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल C, मतलब A, B और C। When 2 are more than 2 electrolytic cell having different electrolyte, अब यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं यानी A कंटेनर में हम जो यूज कर रहे हैं वो स्पेशली है इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl, ठीक है। B कंटेनर में हमने जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया है वो है MgCl2, है ना। C कंटेनर में जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया है वो है आपका AlCl3।
अब इनके एनोड और कैथोड को आपको अच्छे से एक दूसरे के साथ क्या कर देना है, इंटरकनेक्ट कर देना है, ठीक है। इंटरकनेक्ट करना मतलब इनको आपको सीरीज के फॉर्म में जोड़ देना है। तो सीरीज के फॉर्म में जोड़ने के लिए क्या है, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल का नेगेटिव, इसी तरह आपको कॉम्बिनेशन करना है। जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव है तो दूसरे सेल का किसके साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव के साथ, फिर ये नेगेटिव है फिर दूसरे सेल का नेगेटिव जोड़, और फिर लास्ट में ये हमने जोड़ दिया है इक्वल चार्ज, यानी सबके साथ जोड़ दिया है। तो ये क्वेश्चन है कि 2 or more than 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स connected in a series form, same amount of electric charge are used, so product obtained on the surface of electrode is directly proportional to equivalent weight of the electrolytes, and W is directly proportional to equivalent weight of electrolytes. तो W is equal to EQW. EQW मतलब equivalent weight, total product obtained on the surface of electrode is directly proportional to equivalent weight of electrolytes. Okay. अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि suppose that इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट या मास आप लिख सकते हैं बाय वैलेंसी, ठीक है। यानी एक सिंपल सा आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला है कि अगर आप किसी भी एटम्स का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो वहां पे आपको एटॉमिक मास रखना है, और अगर आप किसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो वहां पे रखना है मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि सपोज दैट हमारा जो है सोडियम, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि सपोज दैट यहां पे हमने लिया है Na+, यानी ए सेल में Na+ है, बी सेल में क्या है Mg2+ है, और सी सेल में है Al3+। मैंने आपको बताया कि इनमें सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है। तो अगर आप सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो यहां पर हो जाएगा E- प्लस E- प्लस E-। अब आपको दिख रहा है कि जब आपने Na+ यूज किया है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे कंडीशन में ये आपको मिलेगा टोटल यहां पर मिल जाएगा आपको Na। अब Na इज इक्वल टू हो जाएगा 23, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास 23, बाई 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है कि हमने सेम इलेक्ट्रिसिटी दिया, मतलब इसको हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसको भी हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये कितना मिलेगा हमको 1/2 mg। मतलब इसको रिक्वायरमेंट थी 2 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए हमको कितना मिलेगा 1/2। अब अगर आप इसका मास निकालना चाहते हैं तो आपको पता है मैग्नीशियम का मास होता है एटॉमिक मास 24 और डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 12। कितना हो गया आपका 12 ग्राम, यानी कि बी कंटेनर के एनोड पर कैथोड पर 12 ग्राम मैग्नीशियम मिलेगा, ए कंटेनर के कैथोड पर 23 ग्राम सोडियम मिलेगा। इसके साथ साथ आप वापस यहां देख रहे हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हमने सभी को सेम इलेक्ट्रिसिटी दिया क्योंकि सबको हमने क्या रखा है, सीरीज फॉर्म में रखा है। तो ऐसे कंडीशन में एल्युमिनियम 3+ को 1 दिया है, तो यहां हो जाएगा आपका 1/3 Al। अब आपको पता है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो 27/3 इज इक्वल टू 9 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 23 ग्राम ए कंटेनर के कैथोड पे 23 ग्राम सोडियम मिलेगा, बी कंटेनर के कैथोड पे 12 ग्राम मैग्नीशियम मिलेगा, और सी कंटेनर के कैथोड पे आपको 9 ग्राम एल्युमिनियम मिलेगा। यानी कि टोटल जो अमाउंट होगा वो इन सभी मेटल्स के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो ये हमारे हिसाब से आप इसको समझ गए होंगे। अब यहां पे है कि सपोज दैट आपने फैराडे 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,487, या फिर इसी को हम लिख देते हैं 96,500 कूलम। क्वेश्चन यहाँ उठता है कि 1 फैराडे ये जो वैल्यू है वो फैराडे कांस्टेंट है, यानी ये आपका हो गया फैराडे कांस्टेंट। अब ये फैराडे कांस्टेंट आया कहां से, सिंपल सा आपको इसको समझना है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आपने 11 में पढ़ा होगा, बार बार आप पढ़ते रहते हैं कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितने की इक्वल है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि अगर हम 1 मोल यानी कि चार्ज
चार्ज ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, x कर लेंगे। अगर हमने इसको x किया तो x इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब टोटल यहाँ पे आएगा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू 96,487 कूलम, मतलब ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो अब इसको हम कैलकुलेशन के लिए क्या सिंपल सा ले लेते हैं, 96,500 कूलम, मतलब चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500। तो जो 96,500 आया है ये स्पेशली 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इसी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कहते हैं 1 फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96,500, और अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो 96,487 कूलम। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस से हमको कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं, उसकी बात करते हैं। आइए देखते हैं प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा और कितना मिलेगा। इसके पहले कि हम आपको बताएं कि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें से पहला फैक्टर आपका है नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब हमें इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, इसके लिए वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें से पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसका जो कंडीशन है वो 3 कंडीशन हो सकता है। नंबर 1 मोल्टेन कंडीशन, मोल्टेन कंडीशन मतलब आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है, उसको डायरेक्ट आपने पिघला दिया, तो मोल्टेन कंडीशन में प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। दूसरा आपका है डाइल्यूट सोल्यूशन, तो डाइल्यूट सोल्यूशन का जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ और होगा। और तीसरा आपका है कंसंट्रेट सोल्यूशन का प्रोडक्ट कुछ और होगा। मतलब प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इस पर जो इसका जो फैक्टर है वो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पे डिपेंड करता है। अपन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कौन से कंडीशन में है जिसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, जिसमें से पहला आपको हो गया कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया वो मोल्टेन कंडीशन में है तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा, डाइल्यूट सोल्यूशन है तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा, और कंसंट्रेट सोल्यूशन है तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडीशन चेंज किया तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाते हैं, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर आपका है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है, अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोड हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो जितना पॉसिबल हो एक्टिव इलेक्ट्रोड लीजिए, और अगर आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है तो जितना पॉसिबल हो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड लीजिए। रीजन है उसका कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आप ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जितना पॉसिबल हो एक्टिव इलेक्ट्रोड लीजिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, जब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और आपने अंदर एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लिया है तो अंदर का जो इलेक्ट्रोड है वो बाहर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, और बाहर से भी आप क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन होने लगता है। तो हमें प्रोडक्ट जितना इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितना पॉसिबल हो एक्टिव इलेक्ट्रोड लीजिए, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप जितना पॉसिबल हो इनर्ट इलेक्ट्रोड लो, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लो। इसलिए आपका जो प्रोडक्ट है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। नंबर तीसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ध्यान रखना है, अब जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो वो प्रोडक्ट यानी किसी भी एलिमेंट का जो ईएमएफ है, यानी अगर वो पॉजिटिव में है और वो जितना पॉजिटिव में है
वो उतना ही तेजी के साथ में कहाँ मिलेगा आपको, एनोड पे मिलेगा। और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना निगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आपको पता है कि अगर ईएमएफ किसी भी एलिमेंट का ईएमएफ पॉजिटिव में है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब वो आसानी से कैथोड पे पहुंच जाएगा। और अगर किसी भी एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो माइनस में है, और जितना माइनस में होगा वो उसको फाइंड करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही लेस होगी। मतलब जिस एलिमेंट्स यानी जिस पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन में जिसका पॉजिटिव आयन जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना पॉजिटिव हो वो बहुत ही आसानी से कैथोड पे मिल जाएगा, और जिसका निगेटिव वैल्यू होगा वो कैथोड पे मिलेगा नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमको इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में कैथोड या एनोड पर प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका एक लास्ट होता है जिसमें हम आपको 4th नंबर बता रहे हैं, ये आपका हो जाएगा ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज, अभी ओवर वोल्टेज क्या है, कभी कभी क्या होता है कि एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट कुछ और मिल रहे हैं और हम हाई वोल्टेज अप्लाई करके हम किसी दूसरे प्रोडक्ट को भी फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आया? मतलब एनोड और कैथोड, नेचुरली एनोड और कैथोड पे यानी एनोड पे कोई और प्रोडक्ट जा रहा था, कैथोड पे कोई और प्रोडक्ट जा रहा था, लेकिन ओवर वोल्टेज यूज करके यानी ओवर पोटेंशियल यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को चेंज कर लेते हैं। तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा इन फैक्टर के हिसाब से ही हमको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो मर्जी करेंगे, जो फाइंड करना चाहेंगे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ सॉल्ट के यानी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से एनोड और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा इसको समझाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड के तीनों कंडीशन, मोल्टेन कंडीशन, डाइल्यूट कंडीशन एंड कंसंट्रेट कंडीशन। ओके, आइए सबसे पहले हम आपको ले रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द मोल्टेन कंडीशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सोडियम क्लोराइड यानी प्योर फॉर्म में सोडियम क्लोराइड लेना है और उसको हीट करना है। जब आप हीट करेंगे तो आपको पता है कि सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड निगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका पॉजिटिव और निगेटिव आयन में चेंज हुआ है इसको हम कंटेनर में ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने कंटेनर में ले लिया और ये मोल्टेन फॉर्म में है। कौन? मोल्टेन यानी कि मोल्टेन फॉर्म में है, मोल्टेन फॉर्म ऑफ NaCl। अब इसमें हम क्या, हमने आपको बताया कि इनर्ट इलेक्ट्रोड रखना है। आप चाहें तो ग्रेफाइट का रख सकते हैं या फिर स्टील का रख सकते हैं, प्लेटिनम रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये हो गया आपका माइनस चार्ज और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। आपको दिख रहा है कि इस मोल्टेन NaCl में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं, एक Na+ है और दूसरा है Cl-। अब एनोड रिएक्शन होगा तो यहां हमने लिख दिया है एनोड रिएक्शन। अभी एनोड रिएक्शन मतलब एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपके एनोड पे कौन सी क्या जाने वाला है? नेगेटिव जाने वाला है। तो आप एक काम करो, इसको 2 कर लो, तो यहां पे जाएगा 2, 2 एंड 2। अब एनोड पर हो गया आपका 2Cl- कन्वर्ट इनटू Cl2 + 2E-। मतलब साफ है कि अगर आप मोल्टेन कंडीशन में सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगा। ठीक, दूसरा आपका है कैथोड रिएक्शन। तो कैथोड रिएक्शन आपको पता है कैथोड कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव पे कौन जाएगा? पॉजिटिव, यानी नेगेटिव प्लेट पे कौन जाएगा? पॉजिटिव प्लेट जाएगा। अब पॉजिटिव वाला जाएगा तो यहां हो जाएगा आपका 2Na+ + 2E- कन्वर्ट इनटू Na सॉलिड। कितना लिख देता है? 2। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप मोल्टेन कंडीशन में सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड के सरफेस से क्लोरीन गैस निकलेगा और कैथोड के सरफेस पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि मोल्टेन कंडीशन में सोडियम क्लोराइड का यूज जब आप करेंगे तो सोडियम मेटल मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगा। लेकिन याद रखना है इस सेल में इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेना है। क्लियर। अब हम कंडीशन चेंज करेंगे, सोडियम क्लोराइड का डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे
उसके बाद फिर कंसंट्रेट सोल्यूशन लेंगे। ओके, हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब हमने इसके पहले मोल्टन कंडीशन समझाया था, अब हम आपको समझा रहे हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसे ही आप NaCl को वाटर में डालते हो यानी H2O में डालते हो तो इसका तो आयनाइजेशन होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड का आयनाइजेशन के साथ साथ वाटर का भी आयनाइजेशन हो जाता है H+ एंड OH-। ठीक, अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि एनोड पे जाने के लिए दो लोग हैं, यानी कि एनोड पर क्लोरीन गैस भी जा सकता है, ऑक्सीजन भी जा सकता है। कैथोड पे जाने के लिए सोडियम भी जा सकता है, H+ भी जा सकता है। क्लियर। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि मैंने आपको दूसरा फैक्टर बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि Na+ है, Na+ का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो माइनस में है, मान लीजिए आपका -2.36 वोल्ट है, और हाइड्रोजन का जो आपका है वो है 0.0 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि किसका इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज्यादा है, H+ का इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज्यादा है या फिर Na+ की इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज्यादा है। तो सिंपल सी आपको पता है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है। इसका मतलब है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा उसका इलेक्ट्रॉन लेने की पावर कम होगी, देने की पावर ज्यादा होगी, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, उसका इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज्यादा होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि कैथोड पर कौन जाने वाला है, कैथोड पे जाने वाला है H+। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप देखें तो साइज ऑफ आयन, अगर आप सोडियम आयन को देखें तो सोडियम आयन की साइज बड़ी है और H+ की आयन छोटी है। तो H+ आयन की जो साइज है वो छोटी है, Na+ आयन की साइज जो है बड़ी है। तो जो छोटा आयन है वो काफी तेजी के साथ में अट्रैक्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, और ये जो बड़ा आयन है वो बहुत स्लोली अट्रैक्ट होगा कैथोड पर। कारण आपको पता है कि अगर ये बिगर आयन है तो उसको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगा, कोलिजन होगी। यानी कुल मिलाकर के हमारा ये कहने का मतलब है कि जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो आइए देखते हैं, हम यहां लेते हैं एनोड रिएक्शन। अभी एनोड रिएक्शन में स्पेशली क्या हो गया कि यहां पर आप ले सकते हैं H2O चेंज इनटू 2H+ प्लस 1/2O2 प्लस 2E-। यानी एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। एक बात अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा कि जितने भी रिएक्टिव मेटल हैं वो उनके सॉल्यूशन से आप उस मेटल को फाइंड नहीं कर सकते। यानी कि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये जितने भी आपके वेरी रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे जो रिएक्टिव मेटल है उनके एक्वस सॉल्यूशन से आप उस मेटल को फाइंड नहीं कर सकते। उनको अगर फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट उसको मोल्टेन कंडीशन में ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में फिर हम लेंगे यहाँ पे कैथोड। तो कैथोड अगर हमने लिया है तो ये निगेटिव प्लेट है और ये क्या है आपका पॉजिटिव प्लेट है। तो यहाँ हमने ले लिया है 2H2O प्लस 2E- कन्वर्ट इनटू H2 गैस प्लस 2OH-। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने टोटल वाटर कितना लिया है, टोटल वाटर लिया हमने 3। अगर हम इसको देखेंगे तो कुछ कंडीशन ऐसा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3H2। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल हमने वाटर लिए हैं 3, लेकिन इसमें से एक ही वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे कि सेल में जो अब बचा हुआ है उसे हम कहते हैं सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन क्या है, तो सेल रिएक्शन यानी सेल में बचा क्या, आप देख पा रहे हैं एनोड पर क्या बचा है, 2H+ बचा है। तो 2H+ प्लस कैथोड से क्या बच रहा है, OH- से हो जाएगा 2OH-, ये बदल जाएगा 2H2O। तो सेल रिएक्शन का मतलब सेल में जो बच गया वो आपका सेल रिएक्शन है। नेट रिएक्शन मतलब हुआ क्या है, तो हुआ ये है, तो ये आपका हो जाएगा नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन में स्पेशली हुआ क्या, H2O कन्वर्ट इनटू H2 प्लस 1/2O2। तो सीधा सा मतलब है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनोड। यानी कुल मिलाकर के सोडियम क्लोराइड का कुछ नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम टॉपिक थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हम करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, तो हमने यहाँ पे ले लिया है 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हो गया। ओके, जब आप सोडियम क्लोराइड का अमाउंट वाटर में मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं Na+ और Cl-। अब हम कंसंट्रेट कंसंट्रेट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ले रहे हैं। अब कंसंट्रेट जब सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेंगे तो हमारा जो एनोड है उस पर कौन जाएगा? क्लोरीन। तो हमने यहाँ लिख दिया है 2Cl- कन्वर्ट इनटू आपका यहाँ हो गया Cl2 + 2E-। मैंने अभी आपको बताया कि कैथोड पे सोडियम जा नहीं सकता, तो कैथोड पे सोडियम जा नहीं सकता तो इसका सीधा सा मतलब है कि कैथोड पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी गैस जाएगी? हाइड्रोजन गैस जाएगी, जो यहाँ दिख रहा है। अब आपके सेल में बचा क्या है ये सोचने की बात है, यानी कि सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में सेल में बचा क्या है? जैसे NaCl का Na+ बचा है, यानी कि 2Na+, और यहाँ देख पा रहे हैं कि वाटर में के बचा है 2OH-, तो ये बदल गया आपका 2NaOH। तो सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनोड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड एंड इन द सेल। तो सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन एनोड से निकल गया और पानी यानी वाटर का जो हाइड्रोजन है वो कैथोड से निकल गया, तो वाटर का OH- बच गया और NaCl का सोडियम पॉजिटिव बच गया। तो ये दोनों जब कंबाइन होते तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेट फॉर्म में, अगर आप कंसंट्रेट फॉर्म में सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई प्रोडक्ट मिलता है। इसके साथ साथ एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब हम आपको एक और भी एग्जाम्पल बताना चाहते हैं जो कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का है और उसको 2 कंडीशन में हम दिखाएंगे। आइए अब हम आपको सेकंड एग्जांपल बताने वाले हैं जिसमें से आपको देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें हम 2 पॉइंट के आधार पर पढ़ेंगे। नंबर 1 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एनोड एंड कॉपर कैथोड, और दूसरा आपका इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला पढ़ेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है, इस कंटेनर में जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का है और यहाँ पे जो एनोड है वो है इम्प्योर कॉपर और ये जो है वो है प्योर कॉपर, यानी कि कॉपर का ही कैथोड है और कॉपर का ही एनोड है। मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हमको कराना है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एनोड एंड कॉपर कैथोड। अब जरा सा सोचिए कि एनोड किसका बना हुआ है? एनोड बना हुआ है कॉपर का, तो ये हो जाएगा Cu सॉलिड चेंज इनटू Cu++ एक्वस एंड +2E-, यानी कि एनोड का ऑक्सीडेशन, आपको पता है एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड किसका बना है? कॉपर का बना है। ऐसे कंडीशन में कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में आएगा? सोल्यूशन में। ओके, अब ये जो सोल्यूशन में Cu++ आयन है, जिसमें Cu++ आयन इंक्रीज भी कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन ये Cu+ आयन जो एक्वस सोल्यूशन है वो जाएगा किसके पास? कैथोड के पास। यहाँ हम लिखेंगे कैथोड, तो कैथोड रिएक्शन में आपको हो जाएगा Cu++ +2E- कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड। मतलब जो एनोड का कॉपर है वो ऑक्सीडेशन के बाद सोल्यूशन में, और जो सोल्यूशन का जो कॉपर आयन है वो रिडक्शन के बाद कहाँ जमा हो गया? कैथोड पर जमा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन और कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है और वो है कॉपर। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू आप इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में चेंज कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो रिफाइनिंग है, किसी भी मेटल को अगर आपको रिफाइनिंग करना है तो उसको हमेशा एनोड बनाना है, और जो प्योर मेटल होगा उसको हमेशा क्या बनाना है? कैथोड बनाना है। तो इस तरह आपका रिफाइनिंग करेंगे तो इम्प्योर मेटल प्योर मेटल के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचेगा, आपको पता है कि यहाँ पर एनोड मड बचेगा, यानी एनोड की जो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होगी उसे हम कहेंगे एनोड मड, यानी कि एनोड मड। अब जो इम्प्योरिटीज है उसे हम एनोड मड कहते हैं। एनोड मड से हम फाइंड करते हैं गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एनोड एंड कॉपर कैथोड, यानी कुल मिलाकर के कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया तो सिर्फ आपको कॉपर मिलने वाला है। ठीक है,
अब सेकेंड पॉइंट आपका है इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। मान लेते हैं कि हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिए हैं और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिए हैं, तो यहाँ पर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया। अभी इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया तो इनर्ट इलेक्ट्रोड मान लीजिए आपने प्लेटिनम ले लिया, यहाँ पर आपने ले लिया है प्लेटिनम और यहाँ पे भी ले लिया आपने प्लेटिनम या प्लेटिनम ब्लैक। अब सवाल ये है कि ये सोल्यूशन है, तो जब आपका पता है कि जब आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को वाटर में डिसॉल्व कराओगे तो यहाँ पे वाटर भी होगा, H+ भी होगा और साथ में आपका OH- भी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि अगर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया है तो एनोड क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा आपका H2O कन्वर्ट इनटू 2H+ प्लस 1/2 O2 प्लस 2E-। मतलब अगर आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया और आपने इलेक्ट्रोड ले लिया है इनर्ट, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर आप लेते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा और कैथोड पर जो कि माइनस होता है तो Cu++ प्लस 2E- कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड। मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में अगर आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपके एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा और कैथोड पर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। अब इस सेल में क्या बचेगा, आप जरा सोचो कि सेल में बच गया आपका वाटर का H+ यानी 2H+ और सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट का आपको बच गया सल्फेट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, ये बदल जाएगा आपका H2SO4। तो अभी आपने देखा कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट चेंज हो गया, डिफरेंट कंडीशन यानी मोल्टेन कंडीशन में प्रोडक्ट कुछ और था, डाइल्यूट सोल्यूशन में प्रोडक्ट कुछ और था, कंसंट्रेट सोल्यूशन में प्रोडक्ट कुछ और था, एक्टिव इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट कुछ और था और इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट कुछ और था। तो इस तरह आपने देख लिया कि डिफरेंट कंडीशन अगर आप अप्लाई करते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड था, इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ और प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छे से, आप इस वीडियो को देख करके इस टॉपिक को अच्छे से समझिए और समझने के बाद में अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चल सके कि आपने वीडियो को देखा, इसके साथ साथ आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे है, ताकि हम अपने एजुकेशन को और भी यानी कि टीचिंग को और भी इंप्रूव कर सकें और आपको बेहतर एजुकेशन दे सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी सेल के साथ, आपको बैटरी के साथ। तो बैटरी क्या है, सेल क्या है और उसमें प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, इसको जानने के लिए देखते रहिए आपका यूट्यूब चैनल SPS केमिस्ट्री। देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।